everyone, hope you're doing great. So our today's topic is going to be on economic curves which is relevant for UPSC एग्ज़ाम. ओके, तो ये जो टॉपिक होने वाला है आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से. एंड इकोनॉमिक में भी इस पर क्वेश्चंस बहुत इस बार पूछे गए हैं कई सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि CHSL ले लीजिए, CGL ले लीजिए, PCS, UPSC. कई बार मैच द फॉलोइंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एंड हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट कर्व्स हैं इकोनॉमिक में, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो जितने भी कर्व्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच इज़ इकोनॉमिक कर्व्स. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिक कर्व्स के बारे में कि कितने इकोनॉमिक कर्व्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. व्हाट आर द 4 कर्व्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो टोटल 4 कर्व्स आर देयर इन इकोनॉमिक्स. बहुत सारे हैं बट जो हमारे मेन कर्व्स के बारे में पूछा जाता है उनसे रिलेटेड हम पहले जान लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज लॉरियंस कर्व, सेकेंड वन इज कज़नेट्स कर्व, लैफर कर्व एंड फिलिप्स कर्व. ये जो 4 हमारे कर्व्स हैं इनके बारे में आज हम जानेंगे. एंड वो भी एकदम सिंपल टर्म में जानेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आखिर होते क्या हैं, इनका मीनिंग. तो ये जो चारों ही कर्व्स हैं ये अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं इनटू इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टैक्सेशन एंड इन्फ्लेशन. ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे ये चारों कर्व्स के रिलेटेड. ओके, तो फर्स्ट वन है हमारा लॉरियंस कर्व है, इसके बारे में हम जानेंगे. तो ये जो कर्व है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है. उस ग्राफ की आपको अभी ज़रूरत नहीं है बट आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये स्थान किस लिए करता है लॉरियंस कर्व. तो ये जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये लॉरियंस कर्व ये इनकम इनइक्वालिटी या फिर वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में जानने की कोशिश करता है. तो लॉरियंस कर्व इज़ रिलेटेड टू इनकम इनइक्वालिटी. ठीक है, जो भी हमारे देश में, हमारी कंट्री में जितनी भी इनकम इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है मतलब सभी के बीच में, और द वेल्थ इनइक्वालिटी, जैसे आपको देखते हैं कि हमारे इंडिया में काफ़ी चीज़ों में डिवाइड किया गया है लोगों को. जैसे कि कोई पुअर होते हैं, कोई मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं, कोई ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है, कोई मिडिल क्लास होती है फैमिली. ओके, तो ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये लॉरियंस कर्व से पता लगाया जा सकता है कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है हमारे इंडिया में. ओके, तो 1905 में ही मैक्स लॉरियंस ने, ये जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये टर्म को सबसे पहले खोज की है लॉरियंस कर्व, जो कि डिफाइन करता है इनकम इनइक्वालिटी को. ओके, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन एन इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉरियंस कर्व. तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है कि किसको कितना पैसा देना है. जैसे कि फार्मर्स हैं उनको अलग इनकम मिलती है, जैसे कि कोई मिडिल क्लास सेक्शन में कोई नौकरी कर रहा है उनको अलग इनकम दी जाती है, कोई टीचर है उनकी अलग होती है. तो ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं कि किसको कितनी इनकम मिलेगी उनके प्रोफेशन के बेस पर, तो ये लॉरियंस कर्व बताता है. ठीक है, कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है. एंड ये जो है इनकम इनइक्वालिटी ये कैसे मेजर की जाती है, ये मेजर की जाती है विद द हेल्प ऑफ गिनी कोएफिशिएंट. ये भी टर्म के बारे में आपने बहुत ही बार सुना होगा, इसके बारे में भी आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. तो ये जो है आप सबसे पहले आपको याद रखना है लॉरियंस कर्व क्या पता लगाता है इनकम इनइक्वालिटी को, कि हमारे देश में किसको कितनी इनकम दी जाए, किसको कितनी डिस्ट्रीब्यूट की जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन. ठीक है, तो ये लॉरियंस कर्व करता है. एंड ये जो है कितनी इनकम इनइक्वालिटी है तो ये कौन पता लगाता है, मेजर करता है, तो ये लॉरियंस कर्व बताता है. एंड इसके अंडर भी एक टर्म है गिनी कोएफिशिएंट. तो वो जो गिनी कोएफिशिएंट है तो ये पता लगाने में हेल्प करता है कि लॉरियंस कर्व को, कि हमारे देश में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है. आई होप आपको समझ में आया होगा. सबसे लेम लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉरियंस कर्व. ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गिनी कोएफिशिएंट. ओके, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. ये जो 4 कर्व्स तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, उसमें जो जो टर्म इंक्लूड होते जा रहे हैं उनके बारे में भी हम देखते जाएंगे. एंड कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो ये जो गिनी कोएफिशिएंट है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं क्या है गिनी कोएफिशिएंट. तो ये जो है ये टर्म जो है गिनी कोएफिशिएंट इसे डिराइव किया गया है फ्रॉम द लॉरियंस कर्व से. ओके, एंड इट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कंट्री. ओके, तो इसे एज अ इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है
लॉरियंस कर्व में, ताकि वो पता लगा पाए हमारी इनकम इनइक्वालिटी कितनी है कंट्री में। ओके, एंड दिस इंडिकेटर मेजर्स द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन अ पॉपुलेशन। जो जैसे कि मैंने आपको बताया है, पूरे हमारे इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से ये पता लगाता है कि पूरे पॉपुलेशन में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, किसके अंडर, लॉरियंस कर्व के अंडर। ओके, एंड इट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स जैसे कि कैसे पता लगाया जाएगा कि ये इंसान उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास इतना पैसा है, तो यहाँ पे ये 0 से 1 के बीच में इसको देखा जाता है। ठीक है, एंड ये वेरी करता है 0 to 1 के मिड में। तो जैसे कि अगर किसी कंट्री की 0 इनकम इनइक्वालिटी आ रही है तो मतलब 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी है, एंड अगर किसी कंट्री में 1 दिखाया जा रहा है कि उसकी इनकम इनइक्वालिटी इतनी है, तो 1 मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो ऐसे पता लगाया जा सकता है। तो ये 0 to 1 के बीच में नापी जाती है, एंड ये जो है गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 0 मीन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 मीन्स दैट एवरीवन हैज़ द सेम इनकम, सबकी सेम इनकम है, while a coefficient of 1 represents a single individual receiving all the income। तो इसका सिंपली मीन्स ये होगा कि अगर कहीं भी किसी कंट्री का गिनी कोएफिशिएंट 1 होगा तो उसका सिंपली मीन्स रहेगा कि किसी एक आदमी को ही सारी इनकम दी जा रही है। ठीक है, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही सारी इनकम दे दी जा रही है, बाकी को सेम लेवल ऑफ इनकम नहीं दी जा रही है। तो ये उस कंट्री का जो गिनी कोएफिशिएंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1, which simply means a single individual receiving all the income। ठीक है, अगर वहीं किसी कंट्री का गिनी कोएफिशिएंट होगा 0 तो उसका सिंपली मीन्स होगा everyone has the same income। तो ये जो है ये लॉरियंस कर्व के अंडर ये यही पता लगाता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में कि कौन सी कंट्री में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, कौन सी कंट्री में इक्वालिटी ऑफ इनकम दी जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे भी ये जो गिनी कोएफिशिएंट की रिपोर्ट कौन निकालता है, SBI रिसर्चर्स। ठीक है, जो SBI रिसर्चर्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं गिनी कोएफिशिएंट को। तो ये जो है गिनी कोएफिशिएंट ये एक इंडेक्स है, इसको कौन जारी करता है, कौन इसको निकालता है, इसको निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ SBI रिसर्चर्स। वो कैलकुलेट करते हैं गिनी कोएफिशिएंट को, जो कि देखा गया है 2014 से 15 के मिड में डिक्लाइन देखा गया था इसमें, जो कि गिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स था 0.472। एंड यहाँ पे देखा गया है 2022 से 2023 के मिड में 0.402, मतलब ये डिक्लाइन देखा गया है तब के टाइम से, मतलब 2014 से लेके 2023 तक। अगर आपसे पूछा जाए हमारा गिनी कोएफिशिएंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो आप उसमें बोलेंगे डिक्रीज हुआ है हमारा गिनी कोएफिशिएंट अब तक। ओके, एंड अगर हम प्रेजेंट की बात करें, मतलब 2024 की बात करें, तो हमारा गिनी कोएफिशिएंट कितना है इंडिया में। तो इंडिया का जो फोरकास्ट किया गया है अभी रिसेंटली 2024 में गिनी कोएफिशिएंट इज़ 0.35। ठीक है, तो ये हमारा गिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफर कर्व के बारे में। तो ये एक लेफर कर्व एक थ्योरी है जिसके अंडर बताया जाता है कि लोअर टैक्स रेट्स बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, एंड ये जो है ये थ्योरी इकोनॉमिक्स ऑथर लेफर डेवलप्ड इट इन 1979 में इन्होंने डेवलप की थी ये लेफर कर्व की थ्योरी, अथर लेफर ने। ओके, 1979 में। एंड द अदर इफेक्ट इज़ अ लॉन्ग टर्म, एंड इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये जो लेफर है ये डिस्क्राइब करता है एज द इकोनॉमिक इफेक्ट। ओके, ये आप याद रखिएगा। एंड सबसे ज़रूरी बात, ये जो लेफर कर्व है, ये लेफर कर्व में क्या किया जाता है, टैक्स रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाता है। तो अगर आपको याद रखना है लेफर कर्व में क्या होता है, टैक्स रेट को जस्ट डिक्रीज़ कर दिया जाता है। जैसे कि कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर है, जैसे आप ले लीजिए, वो हमेशा टैक्स भरता है। अगर वो टैक्स रेट भर रहा है 50%, ठीक है, मतलब अपनी आधी तनख्वाह दे रहा है वो गवर्नमेंट को, अगर उसका टैक्स रेट सीधा चले जाए 20% पे, तो ये बहुत ही कम हो जाएगा टैक्स रेट। जैसे कि उसकी 100 रुपीज़ सैलरी है तो सिर्फ उसको 20% टैक्स रेट भरना होगा, मतलब कि उसके पास इनकम कितनी रह जा रही है, मतलब उसके पास टोटल 80 रुपीज़ रह जा रहे हैं, मतलब 80,000 रुपीज़ रह जा रहे हैं। तो ये जो है इसमें सीधा बोला गया है लेफर कर्व में टैक्स रेट को जस्ट डिक्रीज़ किया जाता है। अब वो डिक्रीज़ क्यों किया जाता है यहाँ हम देख लेते हैं और सिंपल ईजी टर्म में ओके समझ लेते हैं। तो ये जो है इसमें किया जाता है लोअर टैक्स रेट्स,
पुट मनी इनटू द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स हु देन स्पेंड इट। मतलब कि जो भी टैक्स पेयर हैं उनके टैक्स रेट को जस्ट डिक्रीज किया जाता है ताकि वो लोग अपनी जितने भी इनकम बचे वो उसको स्पेंड करें मार्केट में। ओके, सो दैट विल लेटर क्रिएट मोर बिजनेस एक्टिविटी टू मीट कंज्यूमर डिमांड। फॉर दिस कंपनीज हायर मोर वर्कर्स हु देन स्पेंड देयर एडिशनल इनकम। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को कम कर दिया है तो जो टैक्स पेयर हैं उनके पास बहुत सारी इनकम रह जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि टैक्स रेट डिक्रीज़ कर दिया है तो उनके पास इनकम ज़्यादा लेवल पर रहेगी, तो जैसे कि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो लोग आगे मार्केट में और ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मोर बिजनेस एक्टिविटीज़ क्रिएट की जाएंगी। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्रिएट की जाएंगी तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, तो फिर कंपनीज को हायर करना पड़ेगा मोर वर्कर्स को, तो मोर नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर किया जाएगा तो फिर जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। तो इसीलिए ये लेफर कर्व लाया गया था ये अथर लेफर के द्वारा। तो इससे क्या होगा, दिस बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट अ लार्जर टैक्स बेस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे कि और पैसा आएगा, पैसा स्पेंड होगा मार्केट में स्पेंड होगा, मतलब कि गवर्नमेंट के पास और पैसा जाएगा, एंड जिससे कि क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो और सप्लाई होगी चीज़ों में। ठीक है, सब तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये जो लेफर कर्व है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, ताकि मार्केट में और ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए इकोनॉमिक की, तो इसीलिए लेफर कर्व को इंक्रीज़ किया जाता है टैक्स बेस को रिड्यूस करके। ओके, टैक्स को रिड्यूस किया जाता है ताकि मार्केट में और ज़्यादा इनकम लोग इन्वेस्ट करें, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो इनकम को मार्केट में इन्वेस्ट करें ताकि गवर्नमेंट के पास और पैसा जाए, सो दैट इट विल लेटर बूस्ट आवर इकोनॉमी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ये था लेफर कर्व से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कज़नेट्स कर्व के बारे में। ओके, कज़नेट्स कर्व क्या होता है, ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। ओके, तो ये ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो इट रिप्रेजेंट्स एज इन्वर्टेड यू शेप, मतलब उल्टा यू। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है एज अ यू शेप, जिसका कि मीन होता है दैट एज initially economic growth leads to greater inequality followed later by the reduction of inequality। ओके, जैसे कि आपको पता होगा कि ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब जो लेफर कर्व था उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई थी। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, टैक्स को रिड्यूस करके। अब जब ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी तो फिर मार्केट में इनइक्वालिटी तो आएगी ही। जैसे कि अगर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्स हैं, ठीक है, जैसे कि मार्केट में कार्स हैं, शोरूम हैं, एंड वहाँ पे जैसे ही लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा, इकोनॉमिक इंक्रीज़ होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की ज़्यादा इनकम होगी तो उनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो लोग मार्केट में जाएंगे। जैसे कि उन्हें कार पसंद आ रही है, बहुत अच्छी कार्स हैं, तो वो लोग एक एक करके सारी कार्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सारी कार्स को ख़त्म कर देंगे ले के। अगर उनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो फिर क्या होगा, आगे जाके डिमांड कम हो जाएगी, किसकी, कार्स की। मार्केट में कार ही नहीं रहेंगी तो फिर अब खरीदेगा कौन। इसीलिए आज के टाइम में जो कार्स वगैरह हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनके प्राइस इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं ताकि सब लोग नहीं ले सके उनको। अगर सब लोग ले लेंगे तो मार्केट में इनइक्वालिटी आ जाएगी, मतलब लोगों को कमी पड़ जाएगी उन चीज़ों की। तो इसीलिए इतना प्राइस रहता है उन सब चीज़ों का कि सब लोग नहीं कर पाएँ। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही करें। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कज़नेट कर्व कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक तो ग्रो होती है बट आगे जाके इनइक्वालिटी आ जाती है उसमें। जैसे कि आप किसी बेकरी शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ब्रेड मिल रही है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो सारी ब्रेड्स लेके चले जाएंगे सभी लोग, एंड जिनको ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे कि मिडिल क्लास लोग हैं और पुअर पीपल हैं, वो लोग नहीं खरीद पाएंगे उन ब्रेड्स को। तो ये मार्केट में इनइक्वालिटी आ जाएगी। इसीलिए ये डिफ़ाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी को। आई होप आपको समझ में आया होगा कज़नेट्स कर्व के बारे में। इसीलिए ये इन्वर्टेड यू दिखाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है बट नीचे आके इनइक्वालिटी भी लोगों को फेस करनी पड़ती है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते चीज़ें। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ हमारा जो लास्ट कर्व होगा वो होगा फिलिप्स कर्व। ठीक है, ये जो कर्व है ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो कि डेवलप किया है A.W. फिलिप्स इन 1958 में, जिन्होंने बोला था कि दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट
हैव अ स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। तो इन्होंने किसके रिलेशनशिप की बात की है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, स्टेबल एंड इनवर्स। आइए हम जानते हैं कैसे। तो हम देखते हैं ये कैसे होगा। तो ये दिखाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी रेट को, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। And this theory claims that with economic growth comes inflation, which in turn should lead to more job and less unemployment। जिसमें क्या होगा, इसमें क्या देखा जाता है, जैसे कि ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ दे दी जाएगी, अगर लोगों में इनकम दे दी जाएगी, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करवा रहे हैं लोग, कैसे करवा रही है हमारी गवर्नमेंट, जैसे कि टैक्स को डिक्रीज़ करके उनके हाथ में ज़्यादा इनकम आ जाएगी। अगर उनके हाथ में ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी तो वो लोग मार्केट में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। अगर वो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करने लगेंगे तो डिमांड तो हो ही रही है एज वेल एज सप्लाई, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो वो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी मार्केट से। वो चीज़ें ख़त्म होती गई तो सप्लाई तो अब हो नहीं रही है, इतनी जल्दी कैसे सप्लाई होगी, तो डिमांड आ रही है मार्केट में, तो मतलब चीज़ों की कमी होती जा रही है, तो जिससे कि क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पैसों की तंगी आ जाएगी, पैसों की कमी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उन सब चीज़ों के रेट्स हाई कर दिए जाएंगे, आसमान छूते हुए दिखेंगे वो सारे प्राइसेस। जैसे कि प्याज, अनियंस के आपने देखा होगा प्राइस एकदम से बढ़ जाते हैं, टोमेटोज़ के बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड जब बढ़ने लगती है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं मार्केट से। इसीलिए उसको स्टेबल इक्वल करने के लिए हम इन्फ्लेशन लाते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाएं चीज़ें। एंड अगर जैसे ही इन्फ्लेशन आता है तो फिर क्या होता है, जब पैसों की ही तंगी होने लगेगी तो कहाँ से आएंगी जॉब, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मात्रा में क्रिएट हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं फिलिप्स कर्व, ओके। तो आपको सिंपल टर्म में मैंने समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं सारी चीज़ों का। तो जैसे कि आपने फर्स्ट देखा, हमने इकोनॉमिक कर्व्स के बारे में देखा। तो 4 इकोनॉमिक कर्व्स होते हैं, लॉरियंस, कज़नेट्स, लेफोर्ड एंड फिलिप्स, ठीक है। जिसमें से पहला था लॉरियंस कर्व, जिसमें कि बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम पता लगा सकते हैं, जो कि सिंपली बताता है इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है, कि इनकम इनइक्वालिटी कैसे होती है, लोगों के पास कितना पैसा रहता है, एंड ज़्यादा पैसा रहता है किसी के पास एंड किसी के पास कम रहता है पैसा, तो जिससे हम पता लगाते हैं इनकम इनइक्वालिटी। तो लॉरियंस कर्व क्या पता लगाता है, इनकम इनइक्वालिटी को, कि हमारे देश में कितना पैसा है, लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एंड ये जो लॉरियंस कर्व था, इसके अंडर जो है इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर है जो हमको बताता है कि इनकम इनइक्वालिटी हो रही है इस कंट्री में, तो वो इंडेक्स है गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। ये एक इंडेक्स है, इंडिकेटर है, जो कि लॉरियंस कर्व में पता लगाता है इनकम इनइक्वालिटी को इन अ पॉपुलेशन। एंड ये जो है, ये टर्म वेरी करता है फ्रॉम 0 to 1 के मिड में। एंड यहाँ पे 0 मीन्स दैट एवरीवन हैज़ द सेम इनकम एंड 1 मीन्स दैट a single individual receiving all the income। तो ये पता लगाता है गिनी कोएफिशिएंट की वजह से, ओके। तो ये पहला हमारा कर्व था। हमारा जो नेक्स्ट कर्व था वो था लेफर कर्व, जिसमें कि हमने जाना कि कैसे इकोनॉमिक को बूस्ट किया जाता है। तो कैसे इकोनॉमिक को बूस्ट किया जाता है, टैक्सेस को कम करके। जैसे ही लोगों की इनकम में टैक्सेस कम हो जाएंगे तो उनको ज़्यादा इनकम मिलेगी, तो वो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे मार्केट में ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो और इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। तो ये किया जाता है लेफर कर्व का यूज़, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली टैक्स को रिड्यूस करके इकोनॉमिक को बूस्ट किया जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। नाउ हमारा जो नेक्स्ट कर्व था, जो कि थर्ड वन था, कज़नेट्स कर्व, इसके बारे में भी आपने देखा। ये क्या बताता है, इट शोज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी, ओके। एंड ये यू शेप में बताता है, जैसे कि वहाँ पे आपने देखा कि इनकम को बूस्ट करना है, मतलब जैसे कि आपने देखा कि इकोनॉमिक को बूस्ट करना है तो टैक्सेस को कम कर दिया जाता है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। इकोनॉमिक तो ग्रोथ हो जाती ही है, बट आगे के टाइम में वो लोग, अगर लोग ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, तो आगे के टाइम में वो चीज़ ख़त्म होते हैं नज़र आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा,
इनइक्वालिटी दिखेगी। मतलब कि जैसे मैंने आपको ब्रेड का एग्जांपल दिया, अगर ज़्यादा मात्रा में पैसे आ रहे हैं तो वो सभी लोग वो ब्रेड खरीद लेंगे, एंड जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनको वो ब्रेड नहीं नसीब हो पाएगी, नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। ओके, तो ये था कजनेट कर्व। एंड लास्ट हमारा जो था वो है फिलिप्स कर्व। ओके, फिलिप्स कर्व क्या बताता है? फिलिप्स कर्व बताता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को। ओके, तो इसमें जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो फिर आगे क्या होगा, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करने लग जाएंगे मार्केट में। ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो डिमांड ज़्यादा आएगी उन चीज़ों की, तो वो चीज़ मार्केट से गायब होती हुई नज़र आएगी। मतलब कि सप्लाई और चाहिए लोगों को, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो हो नहीं रही है उसकी, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आ जाएगा जैसे कि अनियन का लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, लोग ज़्यादा मात्रा में अनियंस लेने लग गए थे, जिसकी वजह से अनियंस की सप्लाई में कमी हो गई थी। सप्लाई में कमी होती हुई नज़र आई रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके सीधा क्या किया, पैसे इंक्रीज़ कर दिए। जैसे ही इन्फ्लेशन आती है तो फिर उस चीज़ों के पैसे इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, मतलब रेट्स में, मतलब वो चीज़ ज़्यादा महंगी होती हुई नज़र आती है आपको, जिसकी वजह से क्या होता है कि ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल किया जा सके, है ना, इक्वली सारी चीज़ें हो पाए, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक एंड इनइक्वालिटी देखी जाती है। तो यही था फिलिप्स कर्व। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है बट आपको इनइक्वालिटी भी देखनी पड़ती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो यही हमारे चारों कर्व थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज कर्व्स. So this is the end of the topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.